दोस्तों आज हम जोड़ों में दर्द या ओस्टियोआर्थराइटिस नामक रोग की चर्चा करते हैं जो कि एडल्ट्स या ओल्डर एज में होने वाली एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि जोड़ों में हड्डी से संबंधित, क्योंकि ओस्टियो मैंने अस्थि और आर्थराइटिस मैंने जॉइंट इन्फ्लामेशन, तो यह जॉइंट्स की एक डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब कि इसमें जो जॉइंट्स हैं उनका डिजेनरेशन होता है और यह प्रोटेक्टिव कार्टिलेज कुशन यानी कि बोन्स के दोनों तरफ जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है लगातार वियर एंड टियर या ट्रॉमा होने के कारण से। तो रगड़ लगने से, ट्रॉमा होने के कारण से जो ये कार्टिलेज है जो एक कुशन का काम करती है, दोनों बोन के जो एंड्स को प्रोटेक्ट करती है, उसके डैमेज होने के कारण से बोन एक्सपोज होकर के ये समस्या उत्पन्न करती है जिससे कि जोड़ों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डिजीज है ये 40 साल की उम्र से ऊपर के लोगों में सामान्यतया देखने को मिलती है और इसमें लगातार होने वाला कोई ना कोई ट्रॉमा, जैसा कि ज़्यादा भागने, दौड़ने या मुड़ने से ये समस्या होती है। और इसमें जो बड़े जॉइंट्स होते हैं जैसे नी है, हिप है, सैक्रोइलियक है और पीछे स्पाइन है, ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। छोटे जॉइंट्स यूजुअली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि ट्रॉमा जो होता है वो सर्वाधिक नी, हिप और स्पाइन में ही होता है। तो ये एक बहुत क्रोनिक बीमारी है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। पहली डाउटफुल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर फॉर्म जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो जाती है तो उसमें मोबिलिटी इतनी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि घुटना मुड़ ही नहीं पाता है और ऐसे लोग बिल्कुल सीधे पैर करके ही एक स्पेसिफिक तरीके की चाल से चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चारों जो अवस्था हैं, जब आप इनको देखते हैं तो जो पहली अवस्था है उसमें बहुत कम डिसरप्शन होता है, यानी कि जो कार्टिलेज है वो लगभग लगभग नॉर्मल ही रहती है। बहुत हल्का सा इरोजन होता है, हार्डनिंग होती है और केवल 10% कार्टिलेज का ही इसमें लॉस होता है। जबकि जो दूसरी स्टेज है उसमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग होना शुरू हो जाती है और जो कार्टिलेज है वो टूटना शुरू हो जाती है। बीच बीच में जहां से टूटती है वहां से बोन एक्सपोज हो जाती है और ओस्टियोफाइट्स यानी कि बोन की ग्रोथ होने लग जाती है। तीसरी में मॉडरेट बहुत नैरो हो जाता है और जो कार्टिलेज के जो गैप्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। और जो फाइनल स्टेज है इसमें जॉइंट स्पेस 60%, जॉइंट स्पेस काफी रिड्यूस हो जाता है और 60% तक की कार्टिलेज जो है वो लॉस्ट हो जाती है और बड़े बड़े ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। क्रोनिक डिजीज है, पेन ड्यूरिंग मूवमेंट है, स्टिफनेस मॉर्निंग। इसके जो लक्षणों की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज है, मूवमेंट में पेन होता है, स्टिफनेस होती है जब थोड़ी देर बैठते हैं, बैठ के चलते हैं, या मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होती है। अब ये पिक्चर आप देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कार्टिलेज है जो कि बोन के ऊपर होती है उसमें टियर होना शुरू हो जाता है और ये टियर होने से जो नीचे की बोन है वो एक्सपोज हो जाती है। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है जॉइंट का और ओस्टियोफाइट्स और बोन के इस पर बनने शुरू हो जाते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है। अब जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो पहला है ओल्डर एज, दूसरा है क्रॉनिक ट्रॉमा ऑफ जॉइंट्स, तीसरा जेनेटिक है और चौथा मेटाबॉलिक है जिसमें डायबिटीज और हीमोक्रोमेटोसिस, ये जो 2 बीमारियां हैं ये बहुत कॉमन होती हैं। मुख्यतया ओल्डर एज और क्रॉनिक ट्रॉमा ऑफ जॉइंट्स ये बहुत कॉमन होते हैं। यहाँ पर यदि आप एक्सरे में देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जॉइंट की नैरोइंग हो गई है, ओस्टियोफाइट्स यानी कि हड्डी बढ़ गई है। ये देखिए, ये नैरोइंग है जॉइंट्स की, ये जॉइंट बिल्कुल नैरो हो गया है क्योंकि यहाँ से कार्टिलेज हट गई है और अंदर का फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आया है। तो नैरोइंग ऑफ जॉइंट्स जो है बहुत कॉमन है एक्सरे में जो हम देखते हैं। इरेगुलरिटी मिलती है ड्यू टू द कार्टिलेज टियर एंड हार्डनिंग और ओस्टियोफाइट्स मिलते हैं, यानी कि बाहर की तरफ बोन की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जो बोन है उसका स्पर निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि मूवमेंट करने पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये ओस्टियोफाइट्स बहुत मूवमेंट नैरो हो जाता है, इरेगुलर जॉइंट होता है
और कहीं-कहीं पे जो बोन है उसकी हार्डनिंग भी हो जाती है और सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक्सरे में आप इस चीज़ को भली-भांति देख सकते हैं। ये जो एक्सरे है ये हिप जॉइंट का है, जिसमें दोनों एंड पर आप ऑस्टियोफाइट्स देख सकते हैं, बोन की ग्रोथ देख सकते हैं। एक काले रंग की जो शैडो है वो सिस्ट है और जो जॉइंट स्पेस है वो इर्रेगुलर और कम हो गया है। एमआरआई में जब हम देखते हैं तो एमआरआई में हमें ये सारी चीजें जिसमें कि कार्टिलेज का लॉस होना ये सब दिख जाता है, जॉइंट में फ्लूइड है वो भी पता लग जाता है, मेनिस्कस टियर हैं वो भी पता लग जाता है और साथ ही साथ ऑस्टियोफाइट्स किस एरिया में कितने हैं वो भी पता लग जाता है। तो एमआरआई से एक्सरे की तुलना में हम अधिक डिटेल्स का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यदि जॉइंट में स्वेलिंग है तो वहां से निडल से फ्लूइड का एस्पिरेट करके यानी कि फ्लूइड को वहां से निकाल करके और उसकी जांच भी करा सकते हैं, जिसको जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन भी कहते हैं। ये काम पूरी एसेप्टिक प्रिकॉशंस में होना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन डिजायरेबल नहीं है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, सबसे पहले पेन रिलीफ, पेन किलर्स के कारण फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा ये मानना है कि इस जॉइंट में को बचाने के लिए हमको मसल्स की पावर जो है और फ्लेक्सिबिलिटी उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसलिए एक्टिव लाइफ स्टाइल जिसमें कि मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, जॉइंट के अंदर क्योंकि यहाँ पे जो हाइलोनोडेज को इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि जॉइंट लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि वो लुब्रिकेट हो जाता है और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के भी इंजेक्शंस इसमें दिए जाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए रिलीफ देने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक ट्रीटमेंट और है जिसको हम टेंस कहते हैं, TENS। इसका जो पूरा अर्थ होता है वो होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये भी एक टेम्परेरी ही मेथड है। तो हम ये सारे जो उपाय करते हैं ये बेसिकली स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करने के लिए। और फाइनली जब भी कोई सॉल्यूशन अगर नहीं आता है तो फाइनली जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, जहां पे कि जो डिफेक्टेड कार्टिलेज इस सब को रिमूव कर करके एक आर्टिफिशियल जो कुशन है वो जॉइंट में लगाया जाता है। तो आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी बहुत कॉमन हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच।